बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रज़ा है और मैं शेफील्ड यूनाइटेड किंगडम के अंदर कंसल्टेंट वायरोलॉजिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। और आप लोगों को आज मैं कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं है जिससे कि आपकी ज़िंदगी कोरोना फ्री हो जाए। लेकिन मेरा आज टॉक का मकसद ये था कि मैं अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कॉलीग्स को जहाँ भी वो हैं उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे दूँ ताकि डे टू डे में मैनेजमेंट में पेशेंट्स को उनकी डायग्नोस्टिक्स और इन्फेक्शन कंट्रोल और थोड़ी सी मैनेजमेंट स्किल्स के प्रिंसिपल्स थोड़े से क्लियर हो जाएं। वायरोलॉजी की स्पेशलिटी आई थिंक यूनिक है यूनाइटेड किंगडम के अंदर और इसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करते हैं, राइट फ्रॉम द स्टडी ऑफ वायरसेस ऑल द वे टू डायग्नोस्टिक्स, थेराप्यूटिक्स, मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल वगैरह वगैरह। तो हम पॉलिसी लेवल पे हमारा काफ़ी काम होता है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि जो रिसोर्स का बेस्ट यूज़ किस तरह करना है, किस वक्त करना है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी सारी कन्फ्यूजन फैली हुई है और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा डेटा, मुख्तलिफ स्टडीज़, मुख्तलिफ छोटी छोटी केस रिपोर्ट्स एट्सट्रा लिमिटेड एक्सपीरियंस से हमारे पास आ रहा है। लेकिन अनलेस कि आपके पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि दिन रात बैठ के स्टडीज़ को छांटता है और आपको प्रेजेंट करता है, आप इस चीज़ पे कभी भी इससे आप जीत नहीं सकते। और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जस्ट मेक श्योर कि आप अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसकी ऑथेंटिसिटी को पहले ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि हम किस चीज़ से डील करें। एक इंट्रोडक्टरी पेज मैंने उर्दू में लिखा था अपनी वेबसाइट के ऊपर virology.website पे, तो वो लोग जो कि थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन चाहते हैं वो जाके उसको देख लें। एक पेज मैं लिख सका था, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि उसको अपडेट कर सकूँ। तो कोरोना वायरस कोविड-19 और जो सार्स-2 कोरोना वायरस जो कि वायरस का नाम है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वक्त अवेलेबल है, तो मैं डिटेल में उसके तो नहीं जाऊंगा। लेकिन जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आप लोगों को अपने लोकल लेवल पे डिफ़ाइन करनी चाहिए वो है आपकी केस डेफिनेशन, कि आप किस चीज़ को कोरोना वायरस 19 के तौर पे ले रहे हैं। तो आपको चाइना से और बाकी यूरोपियन कंट्री से और अफेक्टेड कंट्री से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि लोग किस तरह डिफ़ाइन करते हैं कोरोना वायरस को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है इसका दूसरी डिजीज़, इन्फेक्शस डिजीज़ के साथ। और आपको ये कहना कि ये पेशेंट जो आपके पास आया है कैजुअल्टी में या आउट पेशेंट्स में या इवन जो नॉर्मल है पॉपुलेशन है उसमें किस तरह का है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो इसका मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं वायरसेस का और थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताऊं कि कोरोना वायरस चीज़ क्या है और ये हमें तंग क्यों कर रही है। क्योंकि कोरोना वायरस कोई नई चीज़ नहीं है, बीमारी जो ये प्रोड्यूस करती है नई नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको एक ऐसी इन्फेक्शन का सामना करना पड़ा है जो कि पता नहीं कहाँ से आई है। तो जो वायरसेस हैं, बेसिकली वायरसेस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ऑर्गेनिज्म कहना तो चाहिए उसको, लेकिन ये एक लिमिटेड किस्म का कैपेबल होता है, अब लाइफ ऑन इट्स ओन नहीं गुजार सकता। तो इट हैज़ टू हाईजैक अ ह्यूमन सेल और अ प्लांट सेल और एन एनिमल सेल। सो वंस इन दैट मशीनरी किसी भी सेल के अंदर जाके इट जस्ट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग इट्स प्रोटीन्स, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग द वेरियस कंपोनेंट्स और उसके बाद प्रोजेनी वायरस प्रोड्यूस होते हैं। तो वायरसेस जो स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ट्रैक के एपिथेलियम पे जाके और उसके सेलुलर स्ट्रक्चर को अटैक करते हैं उनको हम जनरली रेस्पिरेटरी वायरसेस कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी वायरसेस की काफ़ी ज़्यादा इकसाम है। रेस्पिरेटरी वायरसेस में आपने नाम बहुत सुने होंगे, इन्फ्लुएंजा का नाम है, फिर उसके अलावा जो दूसरे वायरसेस हैं जिनका कि आपको नाम शायद ज़्यादा पाकिस्तान के उसमें बैकग्राउंड में ना पता इतना हो क्योंकि यूज़ नहीं होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं करते उसमें, RSV, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, मेटानीमा वायरस और साथ उसके एडनो वायरस शामिल हैं। तो ये सारे के सारे जो इन्फेक्शंस हैं इनमें जो प्रेजेंटेशन है, जिस तरह ये आपके पास पेशेंट आते हैं, वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ कि
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो अफेक्ट होने के जो फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल सोर थ्रोट, कफ, रनी नोज और एक सिंड्रोम जो कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस को डिनोट करता है। हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ILI के नाम से। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और आप सिर्फ इन सिम्टम्स की बेसिस पे नहीं कह सकते और बुखार के साथ ख़ास तौर पे कि इनको कौन सा वायरस है। इसके अलावा ये नमोनिया के तौर पर प्रेजेंट कर सकता है, न्यूमोनाइटिस के तौर पर प्रेजेंट कर सकता है, फिर और इसमें फेरेंजाइटिस आ सकते हैं, ट्रेकियोब्रोंकाइटिस और बच्चों के अंदर क्रू और ब्रोंकाइटिस। तो बंदा कहाँ जाए, क्या करे, किस तरह डिफ्रेंशिएट करे? तो अगर आप स्टडीज़ को देखें, अभी एक लेटेस्ट स्टडी तो उसको ऑब्जर्वेशनल स्टडी जिसमें कि उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि आपको कुछ हिंट मिल सकती है कि आपके पेशेंट को कोरोना वायरस कोविड-19 है। और उसमें यह है कि काफ़ी सारे लोगों के अंदर बुखार होता है। अब ये अगर आप याद करें तो नज़ला ज़ुकाम जो आपको आम तौर पे आम हालात में होता है, उसमें आपको बुखार बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसमें आपको थकावट और काम ना करने की एक वो फटीग महसूस होती है। तो उसके अलावा जो कोविड के अंदर देखा गया है कि बुखार एक प्रोमिनेंट चीज़ है और खांसी बग़ैर बलगम के खांसी ख़ास तौर पे शुरू के उसके हिस्से में जब आपको इन्फेक्शन हो रही होती है तो परसिस्टेंट कफ के नाम से जो है ना वो इसको कहा जाता है। इसके अलावा फटीग होती है। एक और चीज़ जो हमने एटलीस्ट यूके के लेवल में देखी है, जब हम लोग पेशेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं उनके रिजल्ट्स का, कि लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक नई चीज़ कंसिडर हुई है कोविड के अंदर। और ये अगर किसी को हो बाकी फीचर्स के साथ तो इसकी स्पेसिफिसिटी क्लिनिकल डायग्नोसिस की बढ़ जाती है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन और लॉस ऑफ एपेटाइट जो है इसमें ये शामिल है। अब हमारी यूके की जो डेफिनेशन है, केस डेफिनेशन जिसमें बताना कि किसी को क्या है क्या नहीं है, उसमें परसिस्टेंट कफ और फीवर इस वक्त शामिल है। लेकिन हम लोग जब केस डेफिनेशन बनाते हैं तो हम अपने लोकल लेवल पे उसको बढ़ा के उसमें ILI और साथ उसके कुछ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के फीचर्स भी हम डाल देते हैं। लेकिन ये आपको जहाँ भी आप कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये आपका काम है कि एक डिफ़ाइन करें और उस पर स्टिक करें, क्योंकि केस डेफिनेशन की ऊपर नीचे जाने से बहुत फ्रीक्वेंटली जो है ना काम ख़राब हो जाता है। अब कोरोना वायरस ये क्यों इस तरह कर रहा है, कोरोना वायरस क्यों इस तरह कर रहा है, ये तो हमें मे बी कोई 10 साल बाद पता चले फॉर श्योर कि क्या हुआ था क्यों नहीं हुआ था। जिस तरह सार्स जो फर्स्ट कोरोना वायरस था उसके बारे में हमें काफ़ी बेहतर मालूमात हैं जो आज से कोई 17 साल पहले आया था। अब इसमें आपको ये बताऊं कि कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी पहले से पाया जाता है। यहाँ पे पता है कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये है कि इसने टाइप अपनी चेंज करके कोरोना वायरस को कोविड बना दिया। चिकन्स 1937 के अंदर इन्फेक्शन देखी गई, लेकिन 1960 से कोरोना वायरस जो हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन में पाए जा रहे हैं और उनको देखा जा रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको वायरस के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि जो डायग्नोस्टिक्स हैं उनका डायरेक्ट ताल्लुक है आपके मैनेजमेंट से, क्योंकि जो आउटब्रेक मैनेजमेंट की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस है। कि अगर आपने क्लिनिकल डायग्नोसिस और ख़ास तौर पे वायरोलॉजिकल डायग्नोसिस अगर आपने अचीव कर लिया तो आप उस पर कंट्रोल मेजर्स प्लेस कर सकते हैं। तो जो कोरोना वायरस के जो नॉर्मल स्ट्रेन्स हैं जो कि पहले से पाए जाते थे उनको हम एंडेमिक स्ट्रेन्स कहते हैं, जिसमें कि 4 डिफरेंट किस्म के स्ट्रेन्स हैं, जिसमें आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डायग्नोस्टिक्स की डिटेल में जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्प हो जाएगी। जिस तरह 229E, OC43, NL63 और HKU1, ये 4 जो वायरसेस हैं 2003 तक दे वर कंसिडर्ड टू बी एंडेमिक। अब 2003 के अंदर जब सार्स कोरोना वायरस आया है तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई, क्योंकि फिर ये सिर्फ खाली नज़ला ज़ुकाम से बढ़ के दिस वाज नाउ मोर ऑफ अ मोर सीरियस एंड सीवियर इलनेस, और इतनी बड़ी आउटब्रेक हांगकांग के अंदर और फिर कनाडा के अंदर गई। इसके अलावा ये बात याद रखिए कि मैंने आपको चिकन्स का बताया कि चिकन्स में इन्फेक्शन सबसे पहले डिस्कवर हुई। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि ये इसके अलावा बाद में जो डिस्कवर हुआ काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स के अंदर कोरोना वायरस, जो कि थोड़े से इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, जिस तरह चिकन्स, टर्कीज, डक्स, गीज, रोडेंट्स, कैट्स, डॉग्स, रैबिट्स, कैटल, हॉर्सेस, पिग्स, डॉल्फिन्स और वेल्स। तो ये इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी वेरिएबल होस्ट रेंज है। इसीलिए जो कोरोना वायरस को
तीन डिफरेंट और चार ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, अल्फ़ा, बीटा, गैमा और डेल्टा। इनमें से गैमा और डेल्टा को अगर आप निकाल दें तो जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं वो हैं अल्फ़ा और बीटा। अब जो नॉर्मल कोरोना वायरस हैं वो अल्फ़ा में आते हैं और इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन जो बीटा कोरोना वायरस ग्रुप है जिसमें कि आपका SARS-1, SARS-2 और मर्स कोरोना वायरस है, तो इस पे ज़रा जहन में रखिएगा कि अल्फ़ा और बीटा दो ग्रुप हैं कोरोना वायरसेस के, जिसमें कि बीटा ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि उसके अंदर नए जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट किस लिए है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसके डायग्नोस्टिक्स जो आपको काफ़ी सारी आजकल मिलेंगी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट डायग्नोस्टिक कंपनीज के, इनमें कितनी सारी किट्स उन्होंने आपको बना के दी हैं और क्या है क्या नहीं है। लेकिन उसमें जाने से पहले जो वायरस का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें दो चार इसकी जो प्रोटीन्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये कि आपकी जो वायरस के ऊपर जो उसके सर्विस प्रोजेक्शंस हैं क्लब लाइक, उसमें जो प्रोटीन्स है वो एस प्रोटीन है, उसके अलावा उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एम प्रोटीन है, फिर ई एनवेलप प्रोटीन है और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है। इसमें आप अगर एक एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो आपकी एंटीबॉडी डिटेक्ट हो रही है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट वो दे रहा है, क्या वो कोविड-19 का रिजल्ट है कि वो कोरोना वायरस का रिजल्ट है। और हमारा सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक डायलेमा ये है कि इस वक्त जो मार्केट के अंदर एक फ्लड आया हुआ है एंटीबॉडीज़ का, उसमें अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो क्या वो इन्फेक्शन थी जो आपको कुछ साल पहले या उसी साल कोरोना वायरस, एंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से हुई थी कि नहीं थी। तो आपको जब कोई एंटीबॉडी यूज़ करें किसी कंपनी की, तो आप किसी रेप्यूटेबल कंपनी की यूज़ करें और उसमें देखें कि उन्होंने इस चीज़ को क्या डिटेक्ट किया है कि वो डिफरेंशिएट करती है कि नहीं करती। आपको वायरस के डिफरेंट प्रोटीन्स के अगेंस्ट आपको एंटीबॉडीज़ वो बताएंगे कि किस में है, लेकिन ऐसी प्रोटीन नहीं होनी चाहिए जिसमें कि वो सबको कवर कर सके। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मैंने इस पे लगा दिया, लेकिन आई थॉट कि इसमें थोड़ी सी जो चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो वायरस के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो इसका जीनोमिक मटेरियल पाया जाता है, जो आरएनए वायरस है, ये काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी वायरसेस दुनिया के अंदर आरएनए वायरस है और ये भी एक आरएनए वायरस है। तो आरएनए वायरस के अंदर डिफरेंट जीन्स पाए जाते हैं, जिसका मैं आपको जल्दी से नाम बता देता हूँ। एक एस जीन है, ई है, एम है और एन है। तो और इसमें जो आपके पीसीआर टेस्ट हैं उनमें से किसी एक जीन को, जो पांचवा जीन मैं भूल गया, वो ORF1 ए और बी है, इनमें से किसी भी जीन को ये डिटेक्ट करते हैं। अगेन जो आपका पीसीआर डिज़ाइन है उसमें ये आपको पता होना चाहिए कि आप नॉर्मल सीजनल कोरोना वायरस तो नहीं कहीं डिटेक्ट करें, क्योंकि अगर वो आप डिटेक्ट करें फिर इमेजिन करें कि कितना उसमें प्रॉब्लम आता है। तो एक बंदे को जब इन्फेक्शन हो जाती है, जब आपको प्रेजेंट करता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव होंगे और आप इस बात को भूल जाएं कि आपको किसने क्या बताया है। कि आपको ये बताएंगे हाँ लेकिन एसिम्प्टोमेटिक पीरियड में भी पॉजिटिव हो जाते हैं, हाँ लेकिन इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए तो पॉजिटिव हो जाते हैं। वो लेट्स टॉक अबाउट अ नॉर्मल टिपिकल कोरोना वायरस इन्फेक्शन। प्रेजेंटेशन के वक्त आपके पास पेशेंट आया, सिम्टम्स के बगैर नहीं आएगा, सिम्टम्स के साथ आया, आपने केस डेफिनेशन देखी, पता नहीं है केस डेफिनेशन पूरी होती है। अगर आप उस पेशेंट का सैंपल लेते हैं तो सिम्टोमेटिक फेज के अंदर वो पीसीआर उसका पॉजिटिव होना चाहिए। पीसीआर पॉजिटिविटी का मतलब है कि वो इन्फेक्शन है। किसी भी एक्यूट वायरल इन्फेक्शन के अंदर जो आपकी जो अप्रोच है वो ये होती है कि आप वायरस को डायरेक्ट डिटेक्ट करें। यानी डायग्नोसिस के क्या तरीके हैं? क्या आप एंटीबॉडी टेस्ट भेजेंगे, क्या आप पीसीआर टेस्ट भेजेंगे, आप एंटीजन टेस्ट भेजेंगे, या आप कोई और चीज़ निकालेंगे? जो असूल है कि आप डायरेक्ट वायरस को डिटेक्ट या देख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सैम्पल लेता हूँ किसी पेशेंट से और उसको कहता हूँ कि मैंने डायग्नोस करना है, तो मैंने उसका स्वैब लिया। अब मैं उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसका वायरस देख सकता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी थोड़ा सा एक टेक्निकल काम है, वो ज़्यादा कोई अच्छा नहीं समझा जाता मैस लेवल के ऊपर। तो या तो आप वायरस को देख लें या आप वायरस को ऐसी चीज़ से देखें जो कि उसका किसी ख़ास हिस्से को डिटेक्ट करता हो। जो वायरस के ऊपर प्रोटीन्स हैं उसको अगर आप डिटेक्ट करेंगे, प्रोटीन जो स्पाइकिंग क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है उसके अंदर उसके एंटीजन को जो आप देखेंगे तो वो एंटीजन टेस्ट कहलाता है। लेकिन अगर आप जो न्यूक्लियस के अंदर जो
आरएनए को डिटेक्ट करेंगे तो वो आरएनए डिटेक्शन कहलाती है, जो उसको करने का जो तरीका है लैब के अंदर उसको पीसीआर कहते हैं। तो ये दो तीन डिफरेंट चीज़ें होंगी। एक एंटीजन टेस्ट है जो कि हम लोग नहीं यूज़ करते, और जो पीसीआर है वो हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब एक्यूट फेज के अंदर जब पेशेंट सिम्टोमेटिक है, आपने उसका ये सारे टेस्ट कर लिए, या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंटीजन टेस्ट का इसमें फ़ायदा ये है कि ये बहुत आसानी से हो जाता है, हर लैब में हो सकता है, लेकिन पीसीआर के लिए आपको सोफिस्टिकेटेड लैब चाहिए। अब जब पेशेंट के सिम्टम्स ख़त्म हो गए, तो अगर आपने डायग्नोसिस बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? अब जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है वो इतनी देर में किक ऑफ करता है कि जैसे ही इम्यून सिस्टम ने टेक ओवर किया, कंट्रोल किया, वायरस को बाहर निकाल फेंका, उस वक़्त आपको जो वायरस तो चला जाएगा, आप पीसीआर करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी जो है ना वो आपकी प्रोड्यूस होनी शुरू हो चुकी होगी। लेकिन जो अर्ली स्टेज है आपकी इन्फेक्शन की, उसके अंदर आपको एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन में आप एंटीबॉडी टेस्ट ना कीजिए, लेकिन लेटर स्टेज ऑफ इन्फेक्शन या जब इन्फेक्शन ख़त्म हो गया उस वक्त एंटीबॉडी करें। अगर आपने एंटीबॉडी शुरू में की, उसको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिविटी आपको मिल जाती है, और उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल फॉल्स नेगेटिविटी, फॉल्स नेगेटिविटी। इसका मतलब है कि आपने एंटीबॉडी टेस्ट तो किया लेकिन नेगेटिव आया, लेकिन वो इसलिए नेगेटिव है कि आपका टेस्ट परफॉर्म किया है लेकिन एंटीबॉडी वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। इसी तरह अगर आप पीसीआर को देखें, अगर आपने पीसीआर बहुत अर्ली स्टेज में कर लिया तो पीसीआर नेगेटिव आएगा, दैट इज़ अ बायोलॉजिकल फॉल्स नेगेटिविटी। उसका मतलब है पीसीआर आरएनए वहाँ पे था ही नहीं। तो हम लोग ये करते हैं कि डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन कौन सा आंसर करना है। अगर आपने क्वेश्चन ये आंसर करना है कि क्या मेरे मरीज़ को ये इन्फेक्शन है, तो आप एंटीजन पीसीआर टेस्ट करें, और ऐसे मौक़ों पे करें कि वो पॉजिटिव होने का हो। अब इसमें काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है कि क्या अर्ली स्टेजेस के अंदर पीसीआर नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप पहले अपने जहन में कॉन्सेप्ट ये बना लें कि नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर आप देखें कि जो वास्ट मेजॉरिटी को क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, वास्ट मेजॉरिटी में आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सिम्टम ऑनसेट के साथ पीसीआर पॉजिटिविटी आएगी, और उसके बाद जब सिम्टम रिजॉल्व कर जाएंगे तो पीसीआर नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये है वास्ट मेजॉरिटी के अंदर आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जो टेल एंड है आपका नॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, वो हमेशा आपको एटिपिकल के तौर पे याद रखना है। उसमें क्या है कि कुछ में पेशेंट्स में देखा गया, ख़ासतौर पे जो सवेयर डिजीज़ के साथ आते हैं, कि अर्ली डिजीज़ में, इन्फेक्शन में आपका जो पीसीआर है वो नेगेटिव होता है। उसकी वजह ये होती है पेशेंट को मे बी के शुरू में किसी भी वजह से वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या आपने स्वाब सही नहीं लिया, या और भी उसके बहुत सारी वजूहात हो सकते हैं। या तो उसकी बायोलॉजिकल रीज़न है कि आरएनए था ही नहीं, या फिर उसकी रीज़न ये है कि आपके टेस्ट में या आपके सैंपल टेकिंग में गड़बड़ है। तो उन केसेस में जो कि मैं एक्सपेक्ट करूँगा थोड़े केसेस होते हैं, आप उसका स्वाब रिपीट कर लें। दूसरा इसको कंट्रोल करने का तरीका है कि आप पेशेंट का सैंपल कुछ दिन गुजरने से पहले ना लें, क्योंकि फॉल्स नेगेटिविटी रेट जो है वो आपका बढ़ जाता है। अगर आप उसको सिम्टम ऑनसेट के फ़ौरन बात करें तो तकरीबन 2 दिन के बाद उसका टेस्ट करें और देखें पॉजिटिव आता है कि नहीं, या उसको शुरू में टेस्ट करके और नेगेटिव आता है तो फिर बेशक आप 2 दिन बाद टेस्ट कर सकते हैं। ये सारी अप्रोचेस डायग्नोस्टिक, इसका कोई एक जवाब नहीं है, ये आपको लोकल रिसोर्सेज के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप इसमें क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप डायग्नोसिस बनाएंगे उतना आपको इसका फ़ायदा होगा। तो ये डायग्नोस्टिक्स का ये ज़रूर ख्याल रखिएगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो एंटीबॉडी टेस्ट है, आईजीएम अगर पॉजिटिव आता है, आपको इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि वो कोविड-19 का एंटीबॉडी पॉजिटिव आईजीएम है, क्योंकि सार्स में उन्होंने ये देखा कि जो आईजीएम रिस्पॉन्स था वो 6-6 महीने तक पॉजिटिव रहा है लोगों के अंदर। तो क्या आपका आईजीएम वो तो नहीं है जो आपको नॉर्मल कोरोना वायरस का 6 महीने पहले पॉजिटिव आया था, उसमें वो पाया जा रहा है। तो पीसीआर टेस्ट जो है जितना आप ऑर्गेनाइज कर सकें, जितने आप टेस्ट कर सकें उतना ही अच्छा होगा। लेकिन नेगेटिव पीसीआर का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि नॉर्मल पब्लिक ये कहती है कि मैं पीसीआर करवा लूँ तो मेरे पास इन्फेक्शन नहीं है। हो सकता है आप इन्फेक्शन के अर्ली स्टेजेस में हो और आपको ना
वायरस ना पता चले कि वो क्या है। अच्छा, ये डायग्नोस्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पीसीआर पॉजिटिविटी एक और मैं आपको बात बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्टिविटी को डिनोट करे, क्योंकि पीसीआर पॉजिटिविटी जो है अल्टीमेटली जो इन्फेक्शसनेस है वो कल्चर के साथ पता चलती है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है और मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब अगर आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो मैं जो है इसमें इंडिविजुअल लेवल पे ही बात कर सकता हूँ, क्योंकि जो केस टू केस बेसिस पे हर लोगों के ये एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन मैंने आपको मेन उसके प्रिंसिपल बता दिया। अब दूसरी जो बात मैं आपको लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि इस वायरस से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए और पीपीई और इन्फेक्शन कंट्रोल का इसमें क्या प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स इसके सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। या एक तो आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज और हमारे हॉस्पिटल में काम करने वाले और लोग, जिसमें कि आपके डोमेस्टिक स्वीपर्स, पीएनस या जो लोग भी क्लिनिकल एरिया में मौजूद हैं, उनको इन्फेक्शन हो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई रेट है कॉम्प्लिकेशन का हो सकता है। और दूसरा ये है कि आपने अपने पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करना है। नोज़ोकोमियल ट्रांसमिशन इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो आपने जो प्रिंसिपल वो रखने हैं कि एक तो ये है कि आप जैसे ही हर अपने पेशेंट को जब देखते हैं, एक सेट ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आप अपने जहन में अपने पॉलिसी लेवल पे बना लें कि जो जो पेशेंट आएगा आपने उससे ये क्वेश्चन करने हैं। फॉर एग्जांपल जो आपको केस डेफिनेशन के ऊपर पूरा कर सके। तो जैसे ही केस डेफिनेशन पूरी होती है, आपने फुल उसको जो है उस प्रोटोकॉल के थ्रू गुजारना है और अपनी पीपी को इंश्योर करना है, क्योंकि पीपीई का एक तरीका तो ये है कि आप हर वक्त पीपी है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आएगी उसी तरह पीपी इस्तेमाल करना भी मुश्किल होगा, और लेकिन अवेलेबिलिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो पीपी आपने लोकल लेवल पे डिसाइड करनी है कि आप क्या पहनेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि सर्जिकल मास्क, एप्रन, ग्लव्स जो है वो आपका मिनिमम होगा, और जो हर पेशेंट के दरमियान आपको ग्लव्स चेंज करने होते हैं। इमेजिन करें कि अगर आप एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे जाते हैं तो आपका ग्लव जो है वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन लेके जाएगा। तो जो आपकी जो जनरल प्रिंसिपल जो वार्ड के लेवल पे आपको इम्प्लीमेंट करने हैं वो ये हैं कि आप जो है पेशेंट्स के अंदर इतना फासला रखें कि बेड्स के अंदर के 1 मीटर या 2 मीटर, अगर आइडियली 2 मीटर नहीं तो एटलीस्ट जितना दूर आप कर सकें, ताकि एक पेशेंट से इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को ना लगे, और आपने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें नज़र आती हैं जिसमें कि लोग अंदर घूम रहे होते हैं और वो बायस बनते हैं उसका अपने ड्रॉपलेट्स जो है वो स्प्रेड करने का। अब जो दूसरा इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पेशेंट के बाद सफाई कैसे करते हैं। अगर एक पॉजिटिव पेशेंट आपका एक बेड से दूसरे बेड पे चला गया या उसको आपने डिस्चार्ज कर दिया, तो आपने जो सफाई करनी है वो उसका एक ख़ास स्टैंडर्ड है, जिसमें कि आपको WHO और बाकी ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएगा। लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना सिर्फ पेशेंट बल्कि उसके आसपास का जितना भी एनवायरमेंटल एरिया है और उसकी चीज़ें जो हैं वो अगर आप अच्छी तरह साफ़ नहीं करेंगे तो चांसेस ये हैं कि वो इन्फेक्शन ना सिर्फ के आपके डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को लगेगी, बल्कि और लोगों को भी उसमें लगने का चांस है। फिर एक जनरल प्रिंसिपल मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जिस तरह डेड बॉडी को किस तरह हम हैंडल करें, या किसी ऐसी चीज़ को कैसे हैंडल करें जहाँ पे रिस्क है आपके इन्फेक्शन होने का। और ये डेड बॉडी का जो गसल देने का है, उसमें एक सिंपल सा प्रिंसिपल आप रख सकते हैं कि अगर आप एक तो ये कि जो बंदा नहला रहा है वो नंबर ऑफ़ पीपल आप मिनिमाइज़ करें, लेकिन जो बंदा भी नहला रहा है वो जो है आप उसको पीपी मुकम्मल तौर पे प्रोवाइड करें। लेकिन उसमें एक बात और है कि अगर बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हादसे का शिकार, कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंतकाल, तो उसका कोविड पॉजिटिव होने का चांस कम होगा, और जो इसलिए उसका रिस्क जो है नहलाने में कम होगा। लेकिन अगर किसी की डेथ कोविड की वजह से हुई है तो फिर आपको पूरी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, ऐसे कि जैसे आप हॉस्पिटल में लेते हैं या आपके डॉक्टर्स लेते हैं। अब इसमें काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं उसमें जो
इसका कोई एंड नहीं है क्वेश्चंस का, लेकिन मेरे जो उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर जो पेज है उसके अंदर मैसेजिंग सिस्टम है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं या कमेंट छोड़ सकते हैं किसी तरीके से, क्योंकि हमारे जो पॉलिसीज एंड प्रोटोकॉल्स हैं वो कई दफ़ा रोज़ की बेसिस पे चेंज हो रहे होते हैं जब हमें फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो आपके चेंज नहीं होते। और मैं आपको ये स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप बेशक WHO की पॉलिसी देखें, बेशक आप पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की, बेशक आप CDC की पॉलिसी देखें, लेकिन अल्टीमेटली उनका निचोड़ करके एक अपनी लोकल पॉलिसी बनाएं जिसको कि आप फॉलो करें। और वो लोकल पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए कि जो लोकल रिसोर्सेज को देख के आप कर सकें। जितना PCR टेस्ट आप कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि आप ये देखें कि अभी जो मौसम के हिसाब से कुछ वायरसेस अब जो हैं जो मौसम के हिसाब से और वायरसेस भी आएंगे, और आपको ये पता चलाना ज़रूरी होगा कि किस तरह आप उसको कर सकें। अब एक क्वेश्चन है, मैनी पीपल इन पाकिस्तान आर एसिम्प्टोमेटिक, हम कैसे डिसाइड करें कि कब PCR करवाना है। मैं आपको ये कहूँगा एसिम्प्टोमेटिक जो एक प्रैक्टिकल लेवल पे एक जो चीज़ है जो आपको डिसाइड करनी है वो ये है कि आप जो है कोशिश करें कि सिर्फ सिम्प्टोमेटिक बंदों को टेस्ट करें, क्योंकि उसकी जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एक तो ठीक हो सकती है, जो केस डेफिनेशन पे बंदा पूरा उतरता है उसको टेस्ट करें। नेगेटिव PCR अनलेस के आप तकरीबन रोज़ करें, आपको उस वक्त तक ये नहीं पता चल सकता कि इन्फेक्शन हुई है कि नहीं हुई। तो मैं आपको ये कहूँगा ठीक है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी PCR पॉजिटिव होते हैं, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वो लोग जिनको PCR पॉजिटिव है और उनको सिम्टम नहीं है वो इतने ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं करते, क्योंकि ना वो खांसेंगे ना वो छींकेंगे, तो उनसे ट्रांसमिट होने का जो रिस्क है वो कम है। लेकिन अगर किसी को सिम्टम हैं तो आप कोशिश करें कि सिम्टम के 1 या 2 दिन के बाद या तो सिम्टम के साथ ही उनका PCR टेस्ट कर दें, और अगर आप दोबारा उसको मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो फॉल्स नेगेटिव आपने एक्सक्लूड कर दिया, तो 2 दिन बाद दोबारा कर लें, उससे पता चलेगा कि आप जो है PCR नेगेटिव हैं कि नहीं है। और एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो आप पोस्ट सिम्टम्स के वो कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि अगर एक बंदे को वो हो चुका है इन्फेक्शन, तो उन बंदों को आप फ्रंट लाइन पे भेज सकते हैं, ताकि वो क्योंकि वो रिस्क उनका कम होगा। री इन्फेक्शन का हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये है, अब ये नुमान साहब कह रहे हैं कि क्या एस्थमेटिक और मोर वल्नरेबल एस्थमेटिक एलर्जिक पेशेंट मोर वल्नरेबल टू गेट दिस इन्फेक्शन। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि जो वल्नरेबिलिटी और जो सिवेरिटी ऑफ डिजीज़ 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपके सामने इन्फेक्शन है और आपको इन्फेक्शन लग गई है किसी दूसरे से, उसमें एज अ जनरल प्रिंसिपल ये बात डिटर्मिन नहीं करती कि आपको एलर्जी है, आपको कोई और डिजीज़ है कि नहीं है। आपको इन्फेक्शन लगनी है, उसका चांस इस बात पे होगा कि आप एक पेशेंट के पास कितने नज़दीक आए, या आप एक पेशेंट के कितनी सारी बॉडी सिक्रीशंस आपके अंदर गई। तो वो एक चीज़ है। वो चीज़ उसके बाद जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है। तो एक दफ़ा आपको इन्फेक्शन लग गई और सिवेरिटी उसकी डिटर्मिन करने के लिए वो कुछ और फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम है, जिसमें हाइपरटेंशन के बारे में कहा जाता है, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस का चांस ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में कहा जाता है, डायबिटीज़ है, इम्यूनोसप्रेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा है। तो just finally going through a few comments. तो यहाँ पे मैं अपना सेशन तमाम करता हूँ, और उम्मीद है कि आपको कुछ, अगर आप 1 या 2 कॉन्सेप्ट भी मेरे इस सेशन के साथ अपने स्ट्रॉन्ग कर लें, तो मेरे ख्याल में मेरा टाइम जस्टिफाई हो जाएगा। Thank you so much.